हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग कोर 12 के इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 2022 में जो एक अभी सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखें ताकि आप लोगों का तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द काउजेज ऑफ द फर्स्ट ओपियम वार, है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वितीय अफीम युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड ओपियम वार। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताइपिंग विद्रोह पर विस्तार से टिप्पणी लिखें। राइट डिटेल नोट्स ऑन ताइपिंग रेबेलियन, है ना। ये तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के कारण और असफलता को रेखांकित करें। ट्रेस द कॉजेस एंड फेल्यूर ऑफ चाइनीज रिवोल्यूशन ऑफ 1911 AD। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीनी इतिहास में डॉक्टर सन्यात सेन के योगदान पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सन्यात सेन इन चाइनीज़ हिस्ट्री। ये पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जापानी साम्राज्य के उदय के कारणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जापानीज इंपेरियलिज्म। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका को रेखांकित करें। ट्रेस द रोल ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजी पुनर्स्थापना के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द काउजेस ऑफ द मेजी रेस्टोरेशन। ये नौवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। एंड 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1904 एवं 5 के रूस जापान युद्ध के कारण और उसके परिणामों की चर्चा करें। और 11वां एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह मंचूरिया संकट पर एक निबंध लिखें, है ना। यहाँ पे राइट एन एसे ऑन द मंचूरियन क्राइसिस। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में निश्चित तौर पे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और BBM के दोनों यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, चूँकि दोनों का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके एग्जाम्स में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसे आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पे अगर इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो आइए क्या करके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डिड द फर्स्ट ओपियम वार ऑफिशियली बिगिन, अर्थात कि अफीम युद्ध वास्तविक रूप में किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों अफीम युद्ध जो है वास्तविक रूप से 4 सितंबर 1839 ईस्वी को शुरू हुआ था और ये 1942 ईस्वी तक चला था, है ना। तो ये हो गया। दूसरा है विच टाइप ऑफ कमिटी वाज कुहोंग, अर्थात कुहोंग किस प्रकार की समिति थी। तो कुहोंग जो है एक लीगल एडवाइजरी कमिटी थी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आंसर है, जिस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे मैंने रेड इंक से जो है हाईलाइट किए हुए ताकि आसानी से वो आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसे मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा ताकि आपका समय बचे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीन में अफीम का व्यापार किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन है 1720, 1729, 1739, 1742। तो दोस्तों चीन में अफीम का व्यापार जो है वह 1729 में पहली बार प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों अफीम युद्ध जो है वह चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइपिंग विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों ताइपिंग विद्रोह का नेता जो है हांग जिकुआंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द बॉक्सर रिवेलियन स्टार्टेड, अर्थात कि बॉक्सर विद्रोह कब शुरू हुआ। तो बॉक्सर विद्रोह जो 1899 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी राष्ट्रीय पार्टी कोमिंगतान की नींव मूलतः किसने रखा। तो कोमिंगतांग जो है कोमिंगतांग राष्ट्रीय चीनी पार्टी का जो नींव थी वो डॉक्टर सन्यात सेन रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो दोस्तों हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है
6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। यहाँ पे ध्यान रखें कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पे अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904-05 के रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो दोस्तों 1904-05 के युद्ध में जो है वह रसिया की हार हुई थी। इसमें ये जापान की एक बहुत बड़ी जीत थी कि एक छोटा सा एशियाई कंट्री जो जापान है उसके द्वारा एक यूरोपीय देश रूस को जो है हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल हार्बर अमेरिकी केंद्र था, मतलब क्या था वो, है ना, ये कहने पूछने का इसका मतलब है। तो पर्ल हार्बर जो अमेरिका का है वो एक नेवी जो है केंद्र था, है ना, मतलब नौसैनिक अड्डा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था। तो दोस्तों द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट हसियन फैंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अफीम युद्ध का काल था। तो दोस्तों प्रथम अफीम युद्ध का काल जो है 1839 से 42 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि समझौते के द्वारा चीनी श्रमिकों के विदेश गमन को वैधता प्रदान की गई। तो पिकिंग समझौता के तहत जो है वह चीनी श्रमिकों के विदेश गमन को वैधता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1850 ईस्वी में चीनी सम्राट ताओ कुआंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना कौन। तो दोस्तों जो है ताओ कुआंग के बाद उनका उत्तराधिकारी हसियन फैंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइपिंग विद्रोह को यांगत्सो घाटी में कुचलने वाला साहसी सेनापति कौन था। तो इसका आंसर होगा तेन क्योफेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष चीन की शाही सेनाओं ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर है 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत चीन के किस प्रांत में हुई थी। तो दोस्तों ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत चीन के कवांगतुंग प्रांत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन के कितने प्रांत ताइपिंग विद्रोहियों के अधिकार में थे। तो दक्षिण चीन के टोटल 18 प्रांत जो है वह ताइपिंग विद्रोहियों के नियंत्रण में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे मंचूरिया लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे मंचूरिया होगा। मंचूरिया में रेल मार्गों के तटस्थीकरण का सुझाव किस देश के विदेश मंत्री ने दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्रांस के ही विदेश मंत्री ने जो है मंचूरिया के रेल मार्गों के तटस्थीकरण का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का पहला अस्थायी रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ। तो चीन का पहला अस्थायी रेल मार्ग 1881 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1898 ईस्वी में किस विदेशी शक्ति ने चीन के पोर्ट आर्थर बंदरगाह पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा रूस ने ही जो है 1898 ईस्वी में चीन के पोर्ट आर्थर बंदरगाह पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का सिंगताओ बंदरगाह किस विदेशी शक्ति के अधीन था। तो चीन का जो सिंगताओ बंदरगाह है वह जर्मनी के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर विद्रोह के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी संस्था थी। तो बॉक्सर विद्रोह के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी संस्था ई हो हुआन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर विद्रोहियों ने सबसे पहले चीन के किस प्रांत को अपना निशाना बनाया। तो बॉक्सर विद्रोही ने चीन के सांतुंग प्रांत को सबसे पहले अपना निशाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 ईस्वी में निम्न में से कौन से देश की सेनाओं ने चीन के मंचूरिया प्रांत पर नियंत्रण कर लिया था। तो 1900 ईस्वी में रूस ने जो है वह चीन के मंचूरिया प्रांत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर विद्रोह के बाद चीन की सेना के पुनर्गठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था। तो बॉक्सर विद्रोह के बाद चीन की सेना के पुनर्गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति जो था वो युआन शिकाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना। तो युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति जो है ल्यूआन हुंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिया की स्वतंत्रता के प्रश्न पर रूस चीन संधि कब संपन्न हुई थी। तो यह संधि जो है नवंबर 1913 ईस्वी में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में चीन एवं तिब्बत के बीच संपन्न समझौते में शामिल तीसरा देश कौन था। तो तीसरा देश ब्रिटेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यात सेन के त्रिसिद्धांतों में शामिल नहीं था। तो दोस्तों डॉक्टर सन्यात सेन के त्रिसिद्धांतों में साम्यवाद शामिल नहीं था, जबकि राष्ट्रवाद जो है वह शामिल था, आर्थिक लोकतंत्रवाद शामिल था, राजनीतिक लोकतंत्र शामिल था, जबकि साम्यवाद शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवाद में पूर्ण आस्था रखने वाला दल था कौन। तो साम्यवाद में पूर्ण आस्था रखने वाला दल जो है कुंग चांग हांग थे।
था, सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी दल का औपचारिक गठन कब हुआ? तो दोस्तों चीन में साम्यवादी दल का औपचारिक गठन 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओमिंतांग दल की सरकार के विरुद्ध हुनान प्रांत में किसानों के विद्रोह का नेतृत्व करता था। तो कुओमिंतांग दल की सरकार के विरुद्ध हुनान प्रांत में किसानों के विद्रोह का नेतृत्व करता माओ त्से तुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके उसका नया नाम रखा था क्या? तो 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके उसका नाम मंचूकुआ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानियों द्वारा खदेड़े जाने पर कुओमिंतांग सरकार द्वारा अपनी राजधानी नानकिंग से किस स्थान पर स्थानांतरित की गई थी? तो जापानियों द्वारा खदेड़े जाने के बाद कुओमिंतांग सरकार द्वारा अपनी राजधानी नानकिंग के स्थान पर जो है वह चुंगकिंग में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चियांग काई शेक ने साम्यवादी क्रांति के पश्चात किस स्थान पर शरण ली? तो चियांग काई शेक ने साम्यवादी क्रांति के पश्चात जो है फार्मोसा में जो है शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ द्वारा तैयार नया संविधान कब लागू हुआ? तो माओ द्वारा तैयार नया संविधान जो है वह 20 सितंबर 1954 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी सरकार ने चीन में किस वर्ष भू सुधार कानून लागू किया? तो साम्यवादी सरकार ने चीन में जो 1951 ईस्वी में भू सुधार कानून लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में अंग्रेजों का प्रवेश कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों जापान में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वह 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानागावा की संधि के तहत विदेशी जहाज़ों के लिए, है ना, खुलने वाला बंदरगाह नहीं था। तो कानागावा की संधि के तहत विदेशी जहाज़ों के लिए खुलने वाला बंदरगाह हिरोशिमा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोगुन के समय जापान में मेइजी पुनर्स्थापना का कार्य हुआ था? तो दोस्तों केइकी शोगुन के समय जापान में मेइजी पुनर्स्थापना का कार्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी सम्राट द्वारा किस नगर में अपना राज दरबार लगाया जाता था? तो दोस्तों जापानी सम्राट द्वारा कोटो नगर में अपना राज दरबार लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में सामंतवाद की समाप्ति की शाही घोषणा कब की गई थी? तो जापान में सामंतवाद की समाप्ति की शाही घोषणा जो है वह 1871 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कब घोषित की गई? तो दोस्तों जापान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1872 ईस्वी में जो है वह सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेइजी संविधान के निर्माण में जापानी राजनीतिज्ञ ईतो ने जर्मनी के किस प्रांत के संविधान को महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया था? तो मेइजी संविधान के निर्माण में जापानी राजनीतिज्ञ ईतो ने जर्मन के जो है बावेरिया प्रांत के संविधान को महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में नई भू राजस्व प्रणाली कब लागू की गई थी? तो जापान में नई भू राजस्व प्रणाली जो है 1873 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान एवं कोरिया के बीच एक व्यापारिक संधि कब हुई? तो जापान एवं कोरिया के बीच एक व्यापारिक जो संधि है 1876 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस एवं जापान युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थ की भूमिका किस देश द्वारा निभाई गई थी? तो यह इसकी जो है मध्यस्थ की भूमिका जर्मनी के द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध 1904-05 में जो हुआ था उसमें कौन सी संधि के द्वारा संपन्न हुई थी? तो रूस जापान युद्ध जो है पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा जो है वह रुकी थी या समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन व जापान के बीच तिंतसीन का समझौता कब हुआ था? तो चीन एवं जापान के बीच जो है तिंतसीन का समझौता 1885 ईस्वी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमनोस्की की संधि निम्न में से किस चीनी राजनीतिक के प्रयासों का फल था? कौन सी संधि? शिमनोस्की की संधि। तो शिमनोस्की की संधि जो है लौ हांगकांग में के प्रयासों का प्रतिफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चीन जापान युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय चीन जापान युद्ध की शुरुआत जो है वह 1937 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से कुल लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम 10-15 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ इसमें जितने लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि वे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो चाहे जैसे भी पूछे आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये रहा कोड 12
का इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में संभवतः ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को अगर नेक्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जय हिंद।